अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। कुछ दोस्तों की तरफ से बारहा ये रिक्वेस्ट आई कि सर हमें क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ फिंगर टिप्स के ऊपर मेन चुनिंदा और रेलिवेंट सेक्शन के साथ बताया जाए। हवाले के लिए आपको बताता चलूँ कि मेरी क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके अंदर मैंने डिटेल से ब्रीफली एक स्टेज को विद रेलिवेंट सेक्शन, केस लॉज एक्सप्लेन किया हुआ है और वो अपलोडेड भी है और उसका रिस्पांस भी अच्छा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ रेलिवेंट स्टेजेस पर होगा कि क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस कौन सी हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा और उसके रेलिवेंट लॉज क्या होंगे। बेसिकली इसका नाम रखा है क्रिमिनल ट्रायल लेक्चर फिंगर टिप्स। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा एज यूजुअल मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करना है, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर क्रिमिनल ट्रायल। तो बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल सिर्फ सीआरपीसी के अंदर ही नहीं कंडक्ट होगा। हर वो लॉ, चाहे वो सीआरपीसी है, वो एंटी करप्शन है, वो नैब लॉ है, कुछ जगह के ऊपर इसका तरीकेकार बेल आउट होने का या इसके रिमांड का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अप्रॉक्सीमेटली हर जगह पर जो ट्रायल का तरीकेकार है, प्रोसीजर है, वो यही अडॉप्ट किया जाता है, सीआरपीसी का प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाता है। तो लिहाजा आज हम जर्नल ट्रायल के ऊपर रहते हैं। मजीद जो बाकी नैब के एंटी करप्शन के ट्रायल्स हैं वो भी मैं फर्दर उनके लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। तो ट्रायल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो चीज आती है एफआईआर या कंप्लेन, तो समथिंग एल्स क्रिमिनल मोशन का होना जरूरी है। इस चीज का डिटरमाइन होना जरूरी है कि जो एक्ट हो रहा है आया ये एक्ट कॉग्निजेबल भी है। कॉग्निजेबल क्या है? जो एक्ट पीपीसी की डेफिनेशन के अंदर या किसी और ऐसे क्रिमिनल लॉ में फॉल करता है जहां पर हुकूमत वक्त ने या लॉ ने कोई काम करने से रोका हो और कोई शख्स वो काम कर जाता है। तो लिहाजा पहले ये देखना जरूरी है कि क्या ये काम कॉग्निजेबल है, क्या ये एक्ट कॉग्निजेबल है, क्या ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है या नहीं। तो लिहाजा जब भी कोई एक्ट होगा पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये दस्तअंदाजी है या नहीं। अगर वो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या वो अज खुद ही ये साबित हो जाता है कि जुर्म, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने बी को, एक बंदा है उसने बी को फायर मारा, तो डेफिनेटली ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पीपीसी के अंदर ये 302 की डेफिनेशन में फॉल करेगा पनिशमेंट की। तो लिहाजा ये एक बंदा है वो रॉबरी कमिट करता है तो ये 392 की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, ये 420 की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो लिहाजा ये यहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में, इनकी डेफिनेशंस, इनके सर्कमस्टांसेस पीपीसी में या आईपीसी में मेंशन है। तो ये जब कंप्लेन पुलिस के पास आएगी तो पुलिस इसके ऊपर शॉर्ट है कि इसके ऊपर एफआईआर ही करनी है। हवाले के लिए एक चीज यहां पर आपको बताता चलूं जो नई चीज है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एक्ट पुलिस के पास आता है, पुलिस को समझ नहीं आ रही कि जुर्म, ये जुर्म है या नहीं। या हम एग्जाम्पल लगा लेते हैं, ये बॉल पॉइंटर है, मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता हूं, मैं किसी जगह पर खड़ा हूं तो ये गिर जाता है मुझसे, मैंने कंप्लेन नहीं करवाई, ना किसी को बताया। इसी असना में एक शख्स वहां से गुजरता है, उसको ये पॉइंटर मिलता है, वो पुलिस को कॉल करता है कि जनाब मुझे फलां जगह से फलां कोर्ट के पास फलां रोड पर यह पॉइंटर मिला है, तो ये मैं आपकी कस्टडी में देना चाहता हूं, जिसका है या जो इसके बारे में पूछेगा आप उसको दे दीजिएगा। अब पुलिस वाले, क्या ये चोरी है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसने मुझसे छीन के फेंका था या मुझसे खुद से गिर गया, कंफ्यूज है पुलिस वाले कि ये है क्या, जुर्म है, दस्तअंदाजी जुर्म है, काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है या ना काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो पुलिस वाले उसकी फिर एफआईआर नहीं करते, उसकी रप्ट दर्ज करते हैं। रप्ट सीआरपीसी सेक्शन 155 के अंदर मेंशन है। आमतौर पर यूजुअली रप्ट और पर्चा एक ही समझा जाता है, लेकिन रप्ट और पर्चा 2 अलग चीजें हैं। तो लिहाजा ऐसा जुर्म जो क्लेरिफाई ना हो, जिसके बारे में ये कंफ्यूजन हो कि ये जुर्म है या नहीं, ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो पुलिस उसकी भी रिपोर्ट दर्ज करेगी, लेकिन एफआईआर की सूरत में नहीं, रप्ट की सूरत में 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन की सूरत में। वापस आते हैं अपने ट्रायल के लेक्चर के ऊपर। तो जब भी पुलिस के पास एप्लीकेशन जाएगी तो पुलिस वाले सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे 154 के तहत। 154 के तहत जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो देन उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करेंगे 156 सीआरपीसी के तहत, अपनी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेज ट्रायल की होगी रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 169 के अंदर पुलिस वाले अपना रिजल्ट निकालेंगे इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस वाले या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, रिजल्ट बेसिकली 3 तरह के निकल सकते हैं। एक कैंसिलेशन रिपोर्ट बनेगी, दूसरा अनट्रेस केस बनेगा और तीसरा चालान केस बनेगा। पुलिस वाले चालान करके उसको कोर्ट में भिजवा देंगे।
उसके बाद आती है स्टेज रिमांड की। रिमांड 167 के तहत प्रोसीड किया जाता है। ये कोर्ट से किसी भी शख्स को अपनी कस्टडी में रखना। रिमांड 3 तरह के हो सकते हैं, जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड और राहदारी या ऑन वे रिमांड। राहदारी रिमांड या ऑन वे रिमांड। तो लिहाजा रिमांड पुलिस तब लेगी अगर मुलजम को उसने अरेस्ट कर लिया है एफआईआर के दौरान ही। अगर अरेस्ट नहीं किया तो फिर रिमांड यहां पर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आएगी पुलिस रिपोर्ट। अगर मुलजम को पुलिस ने दौरान एफआईआर आने के फौरन बाद ही अरेस्ट कर लिया तो देन पुलिस का रिमांड लेगी। अगर एफआईआर आने के बाद उसे अरेस्ट नहीं किया, मुलजम अभी पकड़ में नहीं आया, तो फिर रिमांड 4th स्टेज पर नहीं रहेगा, इससे निकल के अगली स्टेज पर जाएगा। कहां पर जाता है ये आपको बाद में बताता हूं। उससे अगली स्टेज है पुलिस रिपोर्ट। जब रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो पुलिस अपनी एक रिपोर्ट भिजवाती है कोर्ट में, जिसको जुबान जद्दाम के अंदर चालान भी कहा जाता है कि पुलिस ने चालान भिजवा दिया। पुलिस रिपोर्ट 173 के तहत पुलिस कोर्ट के अंदर सबमिट करवाती है। पुलिस रिपोर्ट को 173 को आपने पुलिस ऑर्डिनेंस 155 के साथ और पुलिस रूल चैप्टर 24 सेक्शन 7 यानी कि 24.7 सेक्शन के साथ रेड विद करके आपने पढ़ना है। यानी कि 173 को रेड विद इसको आपने मिलाकर किसके साथ पढ़ना है? 173 सीआरपीसी, पुलिस ऑर्डिनेंस 155 और पुलिस रूल 24.7 24.7 के साथ सेक्शंस को मिला के पढ़ना है। तो आपको अच्छे से इसकी ज्यादा समझ आएगी और ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी बहुत काम आने वाला है। अगर आप जज हैं तो इन सेक्शंस को हमेशा मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग जजमेंट ये काफी रिलायबल साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। अगली स्टेज है इश्यूज ऑफ वारंट। 75 से 82 तक इश्यूज ऑफ वारंट सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर चलता है। इश्यूज ऑफ वारंट हमें डिफरेंट चीजें बताता है कि अगर मुलजम अरेस्ट नहीं हुआ, मुलजम पुलिस की कस्टडी में नहीं है, तो पुलिस वाले कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि जनाब हमें इसका वारंट जारी कर दिया जाए। वारंट सर्च वारंट हो सकते हैं, किसी भी शख्स की घर की तलाशी लेना, किसी एरिया की, फैक्ट्री की, किसी मकान की तलाशी लेना, या किसी बंदे को अपनी कस्टडी में रखने के लिए भी कोर्ट से वारंट लेने की इस्तदा की जा सकती है। अगली स्टेज है प्रोक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल वारंट जारी हो गए, अब यहां पर आपने ब्रेक लगानी है। पुलिस रिपोर्ट के बाद ये जो 4 सेक्शंस हैं अलग से, इनको हम ट्रायल इन एब्सेंशिया की सूरत में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वारंट इशू हुए शख्स के 75 से 82 के तहत जितने भी सेक्शंस हैं, वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, तो फिर उसकी प्रोक्लेमेशन होगी 87 सीआरपीसी सेक्शन के तहत, इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी 88 के तहत। उसकी प्रॉपर्टी को हुकूमत वक्त अदालत ये हुक्म जारी करती है कि हुकूमत वक्त इसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले ले। और फिर आम तौर पर किसी भी शख्स की गैर मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि 512 सब सेक्शन 2 512.2 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, ये एक्सेप्शन देता है कि अगर बंदा हाथ में नहीं आ रहा तो उसकी गैर मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड करके ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। अब ये तो था 4 प्रोसेस के अगर प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रायल इन एब्सेंशिया को बंदा हाथ में नहीं आता। अब वारंट जारी किया, बंदा पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी। यहां पर 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करेगी। पुलिस बोलेगी कि जनाब इस बंदे को मजीद हमारी कस्टडी में रखने दीजिए। पुलिस यहां पर बेल के ग्राउंड पर इसको अप्लाई करेगी। अगर बंदा बाद में पकड़ा जाता है वारंट जारी होने के बाद, पुलिस कहती है कि जनाब इस बंदे को जुडिशियल रिमांड नहीं या इसको बेल आउट ना किया जाए, इसको पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड में हमारे पास भिजवाया जाए। और साथ ही वो बंदा जो अरेस्ट हुआ है वो यहां पर बेल अप्लाई करेगा। डेफिनेटली जब वो अरेस्ट हो चुका है तो वो आफ्टर अरेस्ट बेल अप्लाई करेगा या पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई करेगा। वो कहेगा कि जनाब मेरे ऊपर इल्जाम झूठा है, मुझे बेल ग्रांट की जाए। बेल ग्रांट करवाएगा 496 और 497 सीआरपीसी सेक्शन के तहत, 496 और 497 सीआरपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंगली वो बेल अप्लाई करेगा। अगली स्टेज है प्लीडर अपीयर बाय प्लीडर। अगर कोर्ट उसकी बेल ग्रांट कर लेती है तो उसको ये परमिशन देती है पर्सनल एक्सेप्शन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस की सूरत में 205 सेक्शन के तहत कि ठीक है जी, आप अपने किसी प्लीडर के जरिए भी पेश हो सकते हो, प्लीडर लाइक वकील के जरिए, काउंसिल के जरिए। उससे अगली स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अब है जी प्रॉपर ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। ये जो ऊपर जितनी भी ये स्टेजेस थी, ये सारी स्टेजेस ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए थी। बेसिकली ट्रायल नहीं था, ट्रायल अब स्टार्ट हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल 265A से लेकर 265N तक कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के तमाम सेक्शंस हैं। तमाम चीजें इसके अंदर ब्रीफली बताई गई हैं सीआरपीसी की, इसको जरूर पढ़िएगा। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल स्टार्ट होने के फौरन बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज लगता है उसके ऊपर, यानी कि फर्द जुर्म आयद होती है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी नाकस है, इसके ऊपर माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि लैपटॉप पर काम कर करके इतनी आदत हो चुकी है कि व्हाइट बोर्ड या
पेंसिल का इस्तेमाल बहुत कम रहा है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 221 से 232 तक, 221 से 232 तक अल्टरेशन ऑफ चार्ज, अमेंडमेंट ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसा हो, चार्ज के अंदर क्या वर्डिंग यूज हुई हो, किस तरह के अल्फाज लिखे होंगे, चार्ज के क्या कंटेंट्स होंगे, ये तमाम चीजें फर्द जुर्म उस शख्स के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, उस मुलजम के ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम है। अच्छा, एक चीज हवाले के लिए बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि मुलजम और मुजरम में क्या फर्क है। मुलजम वो शख्स है जिसके खिलाफ FIR या कंप्लेन सेक्शन 200 के तहत आती है। मुजरम वो है जिसके खिलाफ जजमेंट आ जाती है 366 के तहत, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है वो मुजरम, जिसके खिलाफ इल्जाम आए, जिसके ऊपर इल्जाम लगे वो मुलजिम होता है। बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फर्द जुर्म आयद होगी 221 CRPC से 232 CRPC तक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के सेक्शंस है। अगली स्टेज है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। 342 के तहत कोर्ट अक्यूज को एग्जामिन करती है, उसकी आइडेंटिफाई करती है कि आया ये वही मुलजम है। क्वेश्चन भी कर सकती है कोर्ट, उससे पूछ भी सकती है, सवाल जवाब भी कर सकती है। अगली स्टेज है कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट। फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। दायरा इख्तियार समात, समात का दायरा इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास, चूंकि एक केस आता है तो मजिस्ट्रेट कहता है कि क्या ये मेरे इख्तियार में बनता भी है या मैं इसको सेशन के पास भिजवा दूं। अगर मजिस्ट्रेट उस केस को नहीं सुन सकता तो फिर उसको सेशन के पास ट्रांसफर कर देता है। बहरहाल हवाले के लिए बता दूं कि मजिस्ट्रेट की क्लासेस कौन कौन से केसेस सुन सकता है, इसके ऊपर मैं डिटेल सीआरपीसी की प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, उनको आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद मुलजम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप इस जुर्म को मानते हैं जो आपके ऊपर इल्जाम लगा है। वहां पर अगर तो मुलजिम हाँ करता है तो 164 के तहत उसके बयानात रिकॉर्ड होते हैं उसकी कन्फेशन की सूरत में। अगर वो कहता है कि नहीं ये झूठा इल्जाम है, चाहे वो सर को ऐसे भी हिला दे ये भी काफी है, जरूरी नहीं कि वो ये बोले कि नो आई डोंट प्लीड गिल्टी, आई एम नॉट प्लीड गिल्टी, मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इतना कह दे कि सर भी हिला दे तो काफी है, मतलब कि उसने इनकार कर दिया। कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट 190 के तहत होगा। क्वेश्चन पूछा गया प्लीड ऑफ गिल्टी, आपने जुर्म किया, वो कहता है जी नो। फिर आगे प्रोसिक्यूशन को हुक्म दिया जाता है कि एविडेंस लेकर आए। प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आती है सेक्शन 130 के जरिए, 130 के जरिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आती है और 132 के जरिए उनके क्रॉस होते हैं। प्रोसिक्यूशन जब अपनी एविडेंस कंप्लीट कर लेगी तो डिफेंस को बोला जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन करें इनके विटनेस के ऊपर। डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिन किया। डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिन करने के बाद कोर्ट डिफेंस को कहते हैं कि आया आप कोई एविडेंस लाना चाहते हैं या नहीं, कुछ अपने सफाई में, अपने फेवर में, अपने डिफेंस में। डिफेंस कहते हैं यस माय लॉर्ड, मैं लाना चाहता हूं अपनी डिफेंस में, अपने फेवर में। तो देन डिफेंस अपनी एविडेंस को पेश करेगा कोर्ट के अंदर, एविडेंस है या विटनेस है जो भी है उसकी फेवर में। फिर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन क्रॉस करेगी क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत में। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन चीफ हो गया, विटनेसेस की गवाही होगी, गवाहान पेश हो गए, शहादतें आ गई QSO आर्टिकल 130 के जरिए और 32 के जरिए, तो देन कोर्ट दोनों पार्टीज को बोलेगी फाइनल आर्ग्यूमेंट करे। फाइनल आर्ग्यूमेंट 265E सब सेक्शन के तहत CRPC के तहत होंगे। दोनों फाइनल आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज FIR से इस स्टेज तक, विटनेसेस की स्टेज तक तमाम चीजें बताएंगे कि जी हमने ये साबित किया, हमने ऐसे जुर्म साबित किया, हमने ऐसे जुर्म साबित किया। डिफेंस कहेगी जी इन्होंने ये गलती की है, ये गलती की है, यहां पर कमी कुताही है। फाइनल आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट जजमेंट अनाउंस कर देगी 366 और 367 सेक्शन CRPC के तहत। लेक्चर इज कंप्लीट। ये फिंगर टिप्स लेक्चर था। आई होप आपको ये फिंगर टिप्स लेक्चर अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह की मजीद और लेक्चर सुनने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।